देश के चुनावी राजनीति में इस समय 5 राज्यों में विधानसभा की धूम मची हुई है। चुनाव कहाँ हो रहे हैं? चुनाव हो रहे हैं भोपाल में, चुनाव हो रहे हैं रायपुर में, चुनाव हो रहे हैं जयपुर में। लेकिन देखिए, भारत के गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य रैली कर रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर में। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी का शो चुनावी दंगल। चुनावी दंगल में हम बात करेंगे कि क्यों भारत के गृह मंत्री भारत के राजनीति के तथाकथित चाणक्य को 5 राज्यों में जहां चुनावी सरगर्मी एकदम अपने चरम पर है, वहां के चुनाव को छोड़कर बिहार के मुजफ्फरपुर में रैली के लिए भागना पड़ेगा। तो इसका कारण क्या है, आज हम परत दर पर खोलेंगे कि विधानसभा चुनाव से कैसे बिहार की राजनीति अलग हो गई, कैसे बिहार में लोकसभा चुनाव की धूम मच गई है, इसकी परत हम खोलेंगे। अभी हम बात करते हैं, कुछ दिन पहले जाते हैं 2 अक्टूबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक आंकड़ा पेश करते हैं, जो जातिगत जनगणना का जो भी आंकड़ा था उसको देश के सामने रखते हैं। उसके बाद हिंदुस्तान की सियासत में एक खलबली सी मच जाती है जातिगत लड़ाई को लेकर। आज जब हमें वीडियो बना रहे हैं तो बिहार के विधानसभा में एक विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है। ये सत्र सोमवार को ही शुरू हो गया है, सत्र 10 तारीख तक चलेगा। लेकिन आज जब हमें वीडियो बना रहे हैं तब बिहार के विधानसभा में एक आंकड़ा खोल दिया जाएगा नेट पर, जिसमें हर वो एक आंकड़ा जनता के लिए मुहैया कराया जाएगा। जो जातिगत जनगणना का जो भी सर्वे रिपोर्ट है, वो जो भी सामने आया है उसको खोल दिया जाएगा। उसमें क्या क्या दिखाया जाएगा कि किसके पास कितना खेत है, किसकी कितनी आबादी है, कितने लोग नौकरी में हैं, कितने लोग पिछड़े हैं, कितने लोग वंचित हैं, वंचितों को कैसे अधिकार, इन सब विषय पर बिहार विधानसभा में चर्चा होगी। ये तो बिहार विधानसभा की बात हुई। इससे क्या फर्क पड़ गया भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, क्योंकि वो मुजफ्फरपुर में गया और मुजफ्फरपुर में बोलते क्या हैं। पहले हम बात करते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर में अमित शाह की रैली की। अमित शाह की रैली रविवार को होती है बिहार में। वहाँ वो बोलते हैं कि नीतीश सरकार ने जो भी आंकड़ा पेश किया है सब गलत है। उसमें पिछड़ों की संख्या घटाकर बताई गई है, उसमें यादवों की संख्या बढ़ाकर बताई गई है, मुसलमानों की संख्या बढ़ाकर बताई गई है। अब हम बात कर लेते हैं नीतीश के आंकड़े की। पहला सवाल तो ये उठता है कि जब वो कहते हैं मंच से खुलेआम कि पिछड़ों की संख्या घटाकर बताई गई है, तो क्या मतलब कि अमित शाह जी स्पष्ट करेंगे कि यादव पिछड़े नहीं है क्या? फिर उसके बाद उनके सुशील मोदी वगैरह बयान देना चालू कर देते हैं अमित शाह के भाषण के बाद कि नहीं, अति पिछड़ों की संख्या घटाकर बताई गई है। लेकिन अभी तो विस्तृत रिपोर्ट आज पेश होगी, लेकिन उसके पहले जो 2 अक्टूबर को रिपोर्ट आई है उसमें बिहार की कुल आबादी में अति पिछड़ों की संख्या 36% बताई गई है, 36% से ज़्यादा। यादवों की संख्या की बात कर लें तो यादवों की संख्या 14% बताई गई है। मुसलमानों की संख्या की अगर हम बात कर लें तो मुसलमानों की संख्या 17% बताई गई है। अगर यादव और मुसलमान दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है आंकड़ा 31%। तो यादव और मुसलमान जोड़ने के बाद भी ये आंकड़ा अति पिछड़ों की जो आंकड़ा आया है, जो 2 तारीख को आंकड़ा है, उससे 5% कम है। तो क्या मतलब कि बिहार से जो जातिगत आंकड़ा का एक नतीजा निकल कर आया है उसका विस्तार पूरे देश में होने वाला है? क्या अमित शाह घबरा गए हैं जो 5 राज्यों की विधानसभा को छोड़कर बिहार के मुजफ्फरपुर में एक विशुद्ध चुनावी रैली करने के लिए चले जाते हैं, जबकि कायदे से तो उनको या तो जयपुर में होना चाहिए था, या तो रायपुर में होना चाहिए था, या तो हैदराबाद में होना चाहिए था, या तो भोपाल में होना चाहिए था। लेकिन वो रैली कहाँ कर रहे हैं? वो रैली कर रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर में, और भाषण में सिर्फ और सिर्फ पिछड़े और अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं। वो
एक वो सरकार है जो वैज्ञानिक तरीके से एक आंकड़ा पेश कर कर सदन में उस पर बहस करा रही है, और उसको गलत साबित कौन कर रहा है? अमित शाह। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सवाल करते हैं भारत के गृह मंत्री से कि हम मान लेते हैं हमारा आंकड़ा गलत है, हमने वैज्ञानिक तरीके से इसका सर्वे कराया है, अगर है भारत के गृह मंत्री में दम तो पूरे भारत में जातिगत जनगणना करा लें। वही एक वैज्ञानिक आंकड़ा, वही एक सही आंकड़ा निकाले, तो वो तो आंकड़ा निकाल नहीं रहे हैं, लेकिन सवाल उठा रहे हैं कि हमने गलत निकाला है। अरे कहाँ से हमने गलत निकाला है? तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि अगर यादव हम बढ़ाकर, मतलब कि हम क्यों बढ़ाएंगे? अगर बढ़ाना होता तो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, अपनी आबादी बढ़ा दिए होते। कुर्मियों भी है, कुर्मियों का नहीं बढ़ा, यादवों का बढ़ गया। तो ये तो जो नहीं करा रहे हैं, इस पर मतलब कि वार और प्रतिवार दोनों तरफ से हो रहा है। एक तरफ जहां भाजपा के चाणक्य बिहार में घुस गए हैं, इसलिए घुस गए हैं कि ये वही बिहार है जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को 31 सीटें देता है। ये वही बिहार है जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को 39 सीटें देता है। आज उस अमित शाह उसी बिहार से 40 सीट मांग रहे हैं। क्या थी धारणा? आखिर क्यों आना पड़ा अमित शाह को बिहार में? क्यों आना पड़ा? पहली बात, जब नीतीश और तेजस्वी की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य को पूरी उम्मीद थी कि जिस ढंग की पैतरे इस समय नीतीश बार बार दल बदल रहे हैं, पाला बदल रहे हैं, दल तो नहीं बदल रहे, पाला बदल रहे हैं, कभी भाजपा के साथ, कभी तेजस्वी के साथ, उससे भाजपा को पूरा विश्वास था कि एक तो ये इनका गठबंधन टूट जाएगा। और दूसरी बात, उनको नहीं विश्वास था कि बिहार में तेजस्वी और नीतीश की सरकार और अन्य किसी मामले पर उनकी, मतलब कि आम जनता चाहे कोई भी शिकायत कर सकता है, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर बहस करने से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, उस मुद्दे पर तेजस्वी और नीतीश की सरकार जितने कम समय में जितना बढ़िया प्रदर्शन कर चुकी है, उससे कहीं न कहीं एक बड़ा राज्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलने जा रहा है। इस बात का डर अमित शाह को हो गया है, इसलिए वो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच में भाग जाते हैं। कहाँ? बिहार में। अब उनको डर लग रहा है कि बिहार भी बचाया जाए। तो क्या एक माहौल नहीं बन रहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा का जब परिणाम आता है, उसके बाद मतलब अगर कहीं से भी कोई चूक हो जाती है भारतीय जनता पार्टी से, तो बिहार ने जो आग लगाई है जातिगत जनगणना का, इस आग का असर पूरे भारतीय जनता पार्टी के 2024 के समीकरण पर पड़ जाएगा। क्योंकि देखिए, अभी एक जातिगत जनगणना ही मुद्दा नहीं है, एक मुद्दा और देश में चल रहा है। वो चल रहा है पुरानी पेंशन स्कीम। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम नए भारत में हैं, लेकिन नए भारत में पुरानी पेंशन के लिए जंतर मंतर पर हुजूम उमड़ पड़ रहा है। वहाँ लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी आ रहे हैं अपनी पुरानी पेंशन की मांग करने के लिए। ये अलग बात है कि इस समय की टेलीविज़न मीडिया उसको कहीं टीवी पर नहीं दिखा रही है, लेकिन सोशल मीडिया के इस ज़माने में खबरें टेलीविज़न मीडिया की मोहताज नहीं रह गई हैं। लोगों के व्हाट्सएप पर, लोगों के इनबॉक्स में जंतर मंतर के वीडियो आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि एक भारी हुजूम ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जंतर मंतर पर पहुंच रही है। तो क्या बात है कि जहां मतलब परसेप्शन के आधार पर, जहां लोगों की आकांक्षाओं के आधार पर एनडीए की सरकार फेल हो रही है। क्योंकि नई भारत मतलब कि सिर्फ बातों से नहीं चलता, सिर्फ राशन से नहीं चलता है, नई चीज़ें चाहिए। जो बिहार में मिला, नई चीज़ क्या मिला? एक जातिगत आंकड़ा। हालांकि
भारत की राजनीति शुरू से ही जाति और धर्म पर आधारित रही है। लेकिन और क्या मिला है? नौकरी मिली है, रिकॉर्ड नौकरी मिली है। 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है। नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने कम समय में ही लगभग 4-4.5 लाख नौकरियां जो बिहार में दी है, वो कहीं न कहीं बिहार में एनडीए के मंसूबों पर पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए वहाँ पर वो जाकर एक जो साइंटिफिक आंकड़ा, जो वैज्ञानिक आंकड़ा आया है, उस आंकड़े को ही गलत साबित कर रहे हैं। तो तेजस्वी उस पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी पूछ रहे हैं, तेजस्वी क्या पूछ रहे हैं? तेजस्वी पूछ रहे हैं कि भारत सरकार के गृह मंत्री बताएं कि भारत सरकार में कितने ओबीसी हैं जो महत्वपूर्ण मंत्रालय में हैं। आपने भर्ती की है मंत्रियों की, लेकिन महत्वपूर्ण मंत्रालय किसके पास है? रक्षा मंत्री भारत का ओबीसी है, भारत का गृह मंत्री ओबीसी है, भारत का फाइनेंस मिनिस्टर ओबीसी है, भारत का विदेश मंत्री ओबीसी है, भारत का लोक निर्माण मंत्री ओबीसी है। तेजस्वी सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी सवाल किस पर उठा रहे हैं? तेजस्वी सवाल उठा रहे हैं भारत सरकार की नीति पर, भारत सरकार की नीयत पर। एक तरफ 5 राज्यों में तमाम टीवी सर्वे बता रहे हैं कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आपके हाथ से रायपुर निकल रहा है, आपके हाथ से भोपाल निकल रहा है। आपने बचा लिया तो बचा लिया, जयपुर बच जाएगा, लेकिन हैदराबाद बचने वाला नहीं है, लाइजोल बचने वाला नहीं है। तो 5 राज्य में जयपुर ही एक ऐसा है जहां मतलब कि आप दिख रहे हैं, बाकी 4 जगह दिख नहीं रहे हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? मुजफ्फरपुर क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि बिहार की राजनीति पर नज़र रखने वाले बताते हैं कि बिहार में 2 ऐसे शहर हैं जो पूरे बिहार की राजनीति को प्रभावित करते हैं, एक पटना, एक मुजफ्फरपुर। इससे पूरे बिहार की राजनीति प्रभावित होती है। इसीलिए अमित शाह ने जयपुर, रायपुर, भोपाल को छोड़कर मुजफ्फरपुर को चुना। विधानसभा चुनाव को छोड़कर लोकसभा चुनाव के लिए रैली करने के लिए सोचा। और ये लोकसभा की चुनावी रैली, ऐसे तो कई रैली कर चुके होंगे, लेकिन ये जो विधानसभा के सत्र के बीच में, विधानसभा के सत्र के बीच में जिस ढंग से अमित शाह को बिहार आना पड़ा, ये कहीं न कहीं संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, एनडीए के रणनीतिकार अमित शाह भी घबरा चुके हैं कि कहीं बिहार से निकली हुई चिंगारी पूरे देश में आग की तरह न फैल जाए। और जो हम हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हिंदुत्व राम मंदिर के मुद्दे पर, जो हम चुनाव को हिंदुत्व का चोला पहनाकर पूरे देश में एक हिंदुत्व की लहर पैदा करना चाहते हैं, उस लहर को बिहार की जातिवाद की लड़ाई, बिहार के जातिगत जनगणना का आंकड़ा उस लहर को कहीं जला न दे, कहीं हिंदुत्व के ऊपर जातिगत जनगणना का पलड़ा भारी न हो जाए। इसलिए आनन फानन में बिहार के राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ाने के लिए, लोकसभा चुनाव के सरगर्मी में अपने उम्मीदों को परवान चढ़ाने के लिए बीच विधानसभा को छोड़कर अमित शाह को जाना पड़ा मुजफ्फरपुर। अब इस पर आप क्या सोचते हैं? जनता की क्या राय है कि आखिर क्यों जाना पड़ा, मुजफ्फरपुर में रैली करना पड़ा, जबकि चुनावी सरगर्मी में उनको कायदे से जयपुर, भोपाल, रायपुर में करना चाहिए था रैली, लेकिन क्यों रैली करना पड़ा मुजफ्फरपुर में? आप लोग बताइए कमेंट कर कर। क्या मतलब, मैं बार बार कह रहा हूं कि 2024 की लड़ाई हिंदुत्व बनाम जातिगत जनगणना का आंकड़ा पर होने वाला है। इसमें 1-2 और मुद्दे रहेंगे, जिसमें सबसे एक प्रमुख मुद्दा रहेगा OTS का, लेकिन जो जातिगत जनगणना का आंकड़ा है उसकी हिंदुत्व से जो लड़ाई होने वाली है वही निर्णायक है। इस पर आपका क्या राय है, आपके क्या विचार है? हमको कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।